हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके सामने, और आज हम अपनी उसी क्लास के आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ फाउंडेशन के बेसिक के बारे में बातें की थी। मैंने आपको कोर्स कंटेंट भी दिखाया था कि क्या क्या चीज़ें सीए फाउंडेशन के कोर्स में आती हैं। तो ये वीडियो उसी के आगे कंटिन्यूशन में चलेगी, जिसके आगे हमने जो बेसिकली, अगर आपने हमारी ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको एक और काम करना होगा कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक डलवा देंगे ताकि आप उसको भी पहले देख पाएँ। आपका एक रेगुलरिटी के साथ और कंटिन्यूशन में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले हमने वो वीडियो रिकॉर्ड की है तो वो आपका पूरा एक पैटर्न प्रिपेयर करेगी। उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक बार आपको अपनी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग दिखा दूं कि मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको बताने की कोशिश की थी। बेसिकली हम आपके सामने जो ये लेकर आ रहे हैं एक तरह से डेमो लेक्चर्स हैं जो आपके सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अवेलेबल किए जा रहे हैं। हमारा सीए फाउंडेशन का कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिटेल वहाँ से मिल ले सकते हैं आप, और आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले एक बार देखें कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो आइए मेरे साथ एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। मैंने आपको अकाउंटिंग के प्रोसेस के साथ स्टार्ट कराया था। उस अकाउंटिंग के प्रोसेस के साथ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज आता है, और इवेंट का मतलब जो है जिससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज नहीं आता है। लेकिन ये वो ही हो सकती हैं जो आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता तो वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास था वो था रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग करेंगे हम कहाँ पर, जर्नल में। जर्नल में एक और बात बोलते हैं, जर्नल का एक और नाम था ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में आप जर्नल एंट्री की हेल्प से आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए आपको चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बारे में भी मैंने बात की थी, बट मैं पहले का प्रोसेस पूरा कर लूँ, उसके बाद ही उसके बारे में बात करूँगा। फोर्थ हमारे पास पॉइंट था क्लासीफाई करना। जर्नल एंट्री को लेजर में जब पोस्ट करते हैं, एक लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लासीफाई करना। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि आप एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप अपने पास बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस क्या है, और पोजीशन स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जब ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो आप क्या करते हैं, उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। जो हमारा सिक्स्थ प्रोसेस है, सिक्स्थ स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। और उसके बाद जब हम एनालाइज कर लेते हैं कि क्या चीज़ें रही, जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक्सरे वाला एग्जांपल दिया था, आपको याद है। एक्सरे वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे डॉक्टर देख लेता है कि इस एक्सरे में क्या कमियां हैं, इस तरह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर बता देते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या फायदे हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा हम फिर अपने पास नेक्स्ट पॉइंट ले जाते हैं, क्या उसको करते हैं कम्युनिकेट। किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। यूजर्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में आते हैं हमारे ऑनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। उसके अलावा हमारे पास हैं एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर हमारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रिएटर्स, गवर्नमेंट, रिसोर्सेज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक और इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इसके बाद मैंने आपके साथ कुछ एग्जाम्पल लेकर बातों को शुरू किया कि गुड्स परचेज की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने एक और चीज़ अच्छी बताई थी आपको कि गुड्स परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस है या एसेट है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस की तरह होता है, और गुड्स परचेज करने के बाद जो गुड्स अनसोल्ड रह गए, जिनको आप नहीं बेच पाए, वो गुड्स आपके लिए स्टॉक की फॉर्म ले लेते हैं, जिसको आप एसेट की तरह बोलते हो। और इसकी दो एंट्री पास कर सकते हो, दो तरह से एंट्री पास कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इस तरह से हमने काम किया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सिखाता हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाता हूँ। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाने के लिए मैंने आपको सिखाया दो तरह की बातें। पहली बात ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, दूसरी हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो वो पुराना तरीका था। मैं आपको नाम आज बोल देता हूँ, मैंने उस दिन नाम भी नहीं बोले थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स। आपने वैसे पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। सिर्फ 5 चीज़ें। कौन कौन सी 5 चीज़ें, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। और ये 5 ही क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो अल्टीमेट आउटपुट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसके अंदर 5 चीज़ें तो आती हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल आता है बैलेंस शीट के अंदर, इनकम, एक्सपेंस आते हैं आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एसेट, एक्सपेंस के बैलेंस होते हैं डेबिट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, LIC। मैंने ये बताया, शॉर्टकट भी बताया था आपको इसका। और उसके बाद अगर इनमें हम इंक्रीज करें तो सेम ऑर्डर में इंक्रीज होगा, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, और ये
डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। फिर मैंने आपके साथ इनकी एंट्रीज को लेकर डिस्कशन किया था कि फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या होती है, और उसके बाद फर्नीचर परचेज में दो एस्पेक्ट सोचने हैं। डुअल एस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप डुअल एस्पेक्ट समझ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए होगा कि आपका इंक्रीज डिक्रीज किस तरह से हो रहा है। जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर इंक्रीज होता है और कैश डिक्रीज होता है। तो फर्नीचर इंक्रीज कैश डिक्रीज के बेसिस पर आपको चाहिए कि उसका डेबिट क्रेडिट को ढूंढें। फर्नीचर इंक्रीज में एसेट इंक्रीज होगी तो एसेट को डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज होगा तो आप अपने पास कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब मैंने गुड्स परचेज की बात की तो गुड्स परचेज के अंदर आपके पास आया कि गुड्स परचेज करना आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। और जब गुड्स परचेज करना एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। और जब इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिया फिर से हमने, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ आपने पास जो कैश गया, तो कैश क्रेडिट किया जाएगा तो आपके लिए कैश क्रेडिट साइड में आने की वजह से एंट्री बन जाती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एंट्री मैंने और डिस्कस की थी आपके साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस को डेबिट किया था और लायबिलिटी को क्रेडिट किया था। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है इसलिए वो भी क्रेडिट। तो एंट्री बनी थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपको पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट दिखाया था, आईसीआई कितना कोर्स कंटेंट कवर कर रहा है अपने एग्जाम के अंदर, 100 मार्क्स के पेपर के अंदर किस तरह से आता है। और आज मैं अब आगे आपके साथ चलना चाहूँगा और इस आगे चलते वक्त मैं आपके साथ फिर से कुछ बेसिक्स के रिगार्डिंग ही बातें करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने एक बार बेसिक अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप उस चीज़ को लेकर टेंशन छोड़ दीजिए कि आपका चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कैसे चलेगा। लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देखिए और फिर इस वीडियो के आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अपने पास एक बार थर्ड पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसी को दोबारा से एक बार आपके साथ लेना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के साथ, और फिर अपने एग्जाम्पल्स को आगे जोड़ता जाऊँगा। या इवन मैं एक काम करता हूँ आपके लिए ना और बेटर तरीके से लेके आता हूँ। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब, बिल्कुल स्टार्टिंग का मतलब है कि हम अपने पास बेसिक जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करते वक्त अगर आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं आई तो फिर मेरे चैप्टर स्टार्ट करने का फायदा नहीं है। तो पहले क्यों ना मैं आपका बिल्कुल बेसिक बना दूं और तब आगे बात करूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं उस एंट्री के साथ जो कभी आपने पहली बार पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो आपकी सबसे जिंदगी की सबसे पहली एंट्री 11th क्लास की पहली एंट्री थी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। याद है आप सबको? मैंने आपसे क्या बोला था, मैं बिल्कुल एक एक बेसिक पॉइंट लेके चलूंगा कि आपने चाहे कॉमर्स से किया, चाहे साइंस से किया, चाहे आर्ट्स से किया, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। और मैंने एक बात उस टाइम पे ये भी बोली थी कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस क्या होते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो 5 वीडियोज़ हैं, आप उन 5 वीडियोज़ को जरूर देखिए ताकि आपको वो भी समझ में आए। सो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। अब आपको फिर से बताने हैं डुअल एस्पेक्ट। मैं एक बार आपके लिए इजी करने के लिए आपको वो बैलेंस फिर से याद दिला दूं। 5 चीज़ें होती हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। इनका जो बैलेंस है वो है डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, 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 और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, डेबिट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब बड़ा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैं एक बहुत सिंपल बात बताऊं, हमें अपनी अकाउंटिंग एंट्री जो भी करनी है वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जो भी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे वो अकाउंटिंग एंट्री डुअल एस्पेक्ट के बेसिस पे चलनी चाहिए। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें, बिजनेस में कैश आया और ऑनर का लगा हुआ पैसा बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। तो जब कैश आया तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। और जब कैपिटल बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री एक्चुअली में क्या बनती है, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री का बेसिक इस तरह से बनाया जाएगा। मैं इसी में दूसरा पॉइंट ऐड करता हूं, बेसिकली बी पॉइंट ऐड करता हूं। ये एक तरह से हमारा फर्स्ट का ए पॉइंट हो गया।
बी पॉइंट क्या है? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 1 लाख रुपए, मशीनरी 50,000 रुपए, स्टॉक 40,000 रुपए और बैंक में पैसा पड़ा है 10,000 रुपए। अब मैंने 4 चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। जब मैंने 4 चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो मुझे इन चारों की रिकॉर्डिंग करनी होगी। और ध्यान रखना, कैश, मशीनरी, स्टॉक, बैंक, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ये चारों के चारों एसेट हैं और एसेट बढ़ रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंट्री अब क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये कितना कितना? ये हो गया 1 लाख रुपए, ये हो गया 50,000 रुपीज, ये हो गया 40,000 रुपीज और ये हो गया आपका 10,000 रुपीज। और 2 क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। ये कितने से? 2 लाख रुपए से। तो अल्टीमेटली एंट्री में आना कैपिटल ही है, लेकिन कैपिटल किस किस चीजों की वजह से बना हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छी बोलना चाहूंगा, जब सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री का मतलब सिर्फ एक डेबिट एक क्रेडिट। लेकिन जब एक एंट्री के अंदर एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट आ जाएं तो उन एंट्री को बोल देते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड का मतलब कुछ चीजों को मिलाकर बनाना, कंबाइंड करना, कंपाउंड करना। तो यहां पर सिंपल एंट्री या फिर कंपाउंड एंट्री, इस तरह से इन एंट्रीज की डेरिवेशन या बनाई जा रही है। तो मैंने क्या बोला, मैं अब आपके साथ पूरा पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूंगा। आपने पहले क्या पढ़ रखा था वो सब भूल जाइएगा। अब सिर्फ आपके साथ एक एक एंट्री का बेसिक स्ट्रांग बनता जाएगा। मैं यहां से, पता है आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं। मेरे चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। याद है आपको? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जर्नल एंट्रीज करते वक्त कोई गलतियां होती थी, तो जर्नल एंट्री करने से पहले जो जर्नल एंट्री करते जो गलतियां होती थी, पहले जर्नल एंट्री तो सीख लें। अगर जर्नल एंट्री सीख जाओगे तो गलतियों को ठीक कर पाओगे बाद में। क्वेश्चन तो आपको गलतियां देगा, आपको ठीक करनी है, लेकिन आपको अगर जर्नल एंट्री नहीं आती होगी तो ठीक कैसे करोगे? तो जो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है ना, उस क्लास के अंदर हम एक्चुअली में एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आपके लिए मैंने नाम नहीं लिखा है। मैं तो आपको बेसिक बोल के पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने अपना काम लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था। मैंने अपने बेसिकली आपको बेसिक देने के बहाने आपने अपना पूरा चैप्टर करा लेना है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सिर्फ जर्नल एंट्रीज बेस्ड चैप्टर है। अगर वो आपको आता है तो उसके लिए आपको जर्नल का समझना बहुत जरूरी है। तो समझ गए बात को आप मेरा? तो मेरा चैप्टर मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो बस अब आपको ये ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम करने वाले हैं। मैं आपको उन्हीं बेसिक तरीके से काम कराऊंगा जिस तरह से हमारा एक बिल्डिंग स्ट्रांग बने। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि बिल्डिंग का बेस क्या है? जर्नल। उसके बाद आगे के फ्लोर बनाऊंगा ना। जब तक ये जर्नल स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए पैटर्न, बेसिक पैटर्न इज कि आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। बेसिक क्या है आपका? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया जो बिजनेस स्टार्टेड की बात करता है। मैं बात करता हूं अगले पॉइंट को लेकर, सेकंड पॉइंट। चलिए, सेकंड पॉइंट की बात है। सेकंड पॉइंट में एक वर्ड लिखा है परचेजेस। अब परचेजेस वर्ड को ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सर 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया बेटा? मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि हम बात करेंगे गुड्स की और हम बात करेंगे एसेट्स की। यहां पर आएंगे इनके मोड्स। जब हम बात करते हैं परचेजेस, तो परचेजेस 2 तरह से हो सकती हैं, कैश में और क्रेडिट में। इससे आपका बेसिक बनता जाएगा, ध्यान रखिएगा, इससे आपका बेसिक बनता जाएगा। बेसिक बनाओगे तो जर्नल एंट्री समझ में आएगी। सो परचेजेस वर्ड, गुड्स परचेज इन कैश। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो आने वाला है वो गुड्स परचेज इन कैश के बारे में आने वाला है। और गुड्स परचेज इन कैश को लेकर फिर से आपने बताना है मुझे डुअल एस्पेक्ट। मुझे आपसे जर्नल एंट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे आपका सिर्फ बेसिक का डुअल एस्पेक्ट जानने में इंटरेस्ट है। गुड्स परचेज इन कैश का मतलब क्या? जब आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स आए और कैश गया। गुड्स खरीदना आपके लिए क्या? एक्सपेंस या एसेट?
गुड्स खरीदना हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज पे करते हैं डेबिट, डिक्रीज पे करते हैं क्रेडिट। तो यहां पर मैंने डेबिट किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश गया। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और यही गुड्स अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदे होते, यही गुड्स अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदे होते तो यहां पर क्या होता? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट मतलब आपने गुड्स खरीदे लेकिन आपने गुड्स कैश में नहीं क्रेडिट में खरीदे, तो डुअल एस्पेक्ट क्या? गुड्स को खरीदना, एक्सपेंस बढ़ा, पेमेंट की या नहीं की? अगर पेमेंट कर दी तो कैश क्रेडिट, लेकिन अगर पेमेंट नहीं की तो आपके लिए बन जाएगी एक लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो इंक्रीज पर आ गया वर्ड क्रेडिटर्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बात समझ पा रहे हैं आप? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर के बाद ये मेरा गुड्स वाला कॉलम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हम एसेट पे पहुंचते हैं, और जब हम एसेट पे पहुंचते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि जब आप एसेट खरीदेंगे तो उससे खर्चा नहीं हुआ, उससे बेसिकली आपका एक एसेट क्रिएट हुआ। ऑल्दो एसेट खरीदना भी एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन फर्क होता है। एक्सपेंडिचर हमारे 3 तरह के होते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्दो मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम आगे जाके पहुंचेंगे इसके बारे में कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वगैरह वगैरह। बट फिलहाल ये कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उससे एसेट इंक्रीज होता है। कैश में खरीदेंगे तो कैश कम होगा, यानी कि एक एसेट डिक्रीज भी होगा। तो डुअल एस्पेक्ट में एक एसेट इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसे करेंगे डेबिट, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर यही एसेट मैंने क्रेडिट पे खरीदा तो एसेट इंक्रीज तो हुआ, लेकिन पैसा गया क्या? नहीं, पैसा अभी नहीं गया। और अगर पैसा नहीं गया है तो इन दैट केस आपको यहां पर लिखना होगा वेंडर। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब क्या? सर क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा? बेटा क्रेडिटर लिखते हैं जब आप गुड्स खरीदते हैं, और अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं क्रेडिट पे तो अल्टीमेट जो हम अकाउंटिंग करते हैं वहां पे तो पर्सन का नाम आता है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप सैमसंग से खरीद रहे हो, सोनी से खरीद रहे हो, किसी और XYZ कंपनी से खरीद रहे हो तो उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर नाम मेंशन नहीं है तो आप वेंडर वर्ड मेंशन कर सकते हो। वेंडर का मतलब और कुछ नहीं है, सेलर ही होता है। हाँ, आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, क्रेडिटर फॉर एसेट। आप ये भी लिखकर काम चला सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लोग ज्यादातर हमेशा नाम लिख देते हैं जो नाम अवेलेबल होता है। बात समझ में आती है आपको? अच्छा, इस चीज को रिगार्डिंग लेकर ना मुझे एक पॉइंट बताना है। गुड्स के रिगार्डिंग तो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन एसेट के रिगार्डिंग को पॉइंट एप्लीकेबल होता है। आप जब भी कोई एसेट खरीदते हो तो उस एसेट को खरीदते वक्त या उस एसेट को खरीदने के बाद उसके इंस्टॉलेशन तक, बेसिकली जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए, हर खर्चा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। मतलब मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हर वो खर्चा जो एसेट के खरीदते वक्त या एसेट को इंस्टॉल करने के लिए इनकर्ड किया जाएगा, मतलब एसेट के अवेलेबल फॉर यूज तक लाने के लिए खर्चा किया जाएगा, वो सारा का सारा एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। जैसे कि आप एसेट खरीदकर टेम्पो के बेसिस पर, टेम्पो की हेल्प से अपने ऑफिस तक लेकर आए, वो टेम्पो का किराया भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसी खरीदा, एसी खरीदने के बाद आपने उसे ऑफिस में लाकर इंस्टॉल कराया, उसके इंस्टॉलेशन पैसे अमाउंट पे किया, 1000 रुपये 1500 रुपये, एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। उसके जो वायरिंग वगैरह लगी वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। तो जो भी खर्चा एसेट खरीदते वक्त होना चाहिए या उसके इंस्टॉलेशन के वक्त होना चाहिए, खरीदने के बाद कोई रिपेयर करा रहे हो वो काम का नहीं है। हाँ, अगर वो रिपेयर मेजर रिपेयर है जिससे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो एसेट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी मैं एसेट की बात नहीं, मैं एसेट के टाइम की बात कर रहा हूं, जब खरीद रहे हो या इंस्टॉल करा रहे हो। तो कोई भी खर्चा एसेट की इंस्टॉलेशन या उसके परचेज के टाइम पे होगा तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। मैं यहां पे एक नोट लिख देता हूं इस चीज के रिगार्डिंग। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड
द टाइम ऑफ परचेज और installation of asset, then those expenses should be included in cost of asset. Those expenses should be included in cost of asset. कोई भी खर्चा एसेट के खरीदने वक्त या उसके इंस्टॉलेशन पे इनकर्ड होगा तो वो आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होगा। एक बड़ी सिंपल सी बात ध्यान रखना, मैं नई एसेट खरीद कर उसे रिपेयर नहीं कराता, लेकिन अगर मैं ओल्ड एसेट खरीद रहा हूं और उसको उसी वक्त पे रिपेयर करा रहा हूं तो वो रिपेयर का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। मतलब मेरा सिंपल सा मतलब है कहने का, आपने कोई पुरानी कार खरीदी और उस कार का डेंटिंग पेंटिंग उसको बिल्कुल नया बनाने की कोशिश की, खर्चा किया, उसे पैसे लगाए, एक्सेसरीज लगाए, जो भी किया, वो सारा का सारा उस कार की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बट पॉइंट क्या है कि खरीदते वक्त खर्चा हो रहा है, जो खरीदते वक्त खर्चा होगा वो उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। आई गेस आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग। हमने बात कर ली अब तक परचेज, थर्ड टॉपिक मेरा आता है सेल का, और यहां पर भी मैं सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा जैसे मैंने परचेज को किया। इसमें भी क्या आएंगे बेटा, मोड्स आएंगे। यहाँ पर फिर से हम बात करेंगे गुड्स के बारे में और यहाँ पर हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। मोड्स के अंदर फिर से बेटा आपके फिर से वही दो मोड रहने वाले हैं, कैश के या फिर क्रेडिट का। अब बेटा सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से आप मेरा तरीका समझ चुके होंगे अब तक, मैं बेसिक पे कितना ध्यान दे रहा हूँ आपके लिए, और वो ही मैं चाहता हूँ कि आप भी उतना ही ध्यान दें ताकि आपका और मेरा बेसिक मैच करे। जब मैं आपको कल को कुछ भी पढ़ाऊँ, फाउंडेशन में पढ़ाऊँ, इंटर में पढ़ाऊँ, तो वो हर एक चीज़ आप तक इतनी क्लैरिटी के साथ पहुँचे कि सर हमें तो ये पहले से बात पता थी। क्योंकि अगर मैं कोई एंट्री समझाऊंगा तो वो आपको समझ में तभी आएगी जब हम दोनों के लेवल मैच करते होंगे। और ये लेवल मुश्किल नहीं है, सिर्फ 5 बैलेंस सीखने बेटा, सिर्फ 5। अगर ये 5 सीख गए तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना। सो अगर हम बात कर रहे हैं गुड्स की, तो गुड्स सोल्ड इन कैश, डुअल एस्पेक्ट, क्या आया क्या गया। जब गुड्स बेचे आपने कैश में तो क्या आया बेटा, कैश आएगा, यस। गुड्स जाएंगे, यस। तो गुड्स जाना क्या आपके लिए एसेट है? नहीं, गुड्स का जाना आपके लिए एक इनकम की तरह है। और इनकम का बैलेंस क्या होता है? इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो इसका मतलब पैसे के आने की वजह से एसेट बढ़ेगा और गुड्स बेचने की वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? बोलो बोलो, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारे लिए इनकम है। जैसे हम खर्चे के लिए, गुड्स परचेज के लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं, ऐसे हम गुड्स सोल्ड के लिए सेल्स वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अगर सर यही गुड्स हमने क्रेडिट में बेचे होते तो बेटा आप खुद बताओ, पैसा मिल गया होगा? नहीं, पैसा फ्यूचर में आएगा। और अगर पैसा फ्यूचर में आएगा तो इसका मतलब आपके लिए क्या क्रिएट करेगा? आपके लिए डेटर क्रिएट करेगा। सर डेटर कौन होते हैं? डेटर बेटा वो पर्सन होता है जिसने आपके पैसे देने हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपसे क्रेडिट में सामान खरीदा है, आपने उसे क्रेडिट में सामान बेचा है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर आप किसी पर्सन को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हो तो और आपको उस पर्सन से पैसा लेना है तो वो पर्सन आपके लिए बन जाता है डेटर। और डेटर भी क्या होते हैं? एसेट होते हैं। और एसेट बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? फिर से डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? डेटर्स डेबिट टू सेल्स। कैश टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स। बिल्कुल सिंपल है, एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। वहां था परचेज टू क्रेडिटर, यहां आगे डेटर टू सेल्स, यानी कि बिल्कुल रिवर्स इंपैक्ट पे चल रहे हैं। आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट तो समझना है। डेबिट क्रेडिट समझ आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अगर आपने एसेट बेचा इन कैश तो क्या एंट्री होगी? एसेट बेचा इन कैश, पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा।
और एसेट जाएगा आएगा, एसेट जाएगा तो इसका मतलब एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसे क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और अगर बेचा तो एसेट जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन अगर यही एसेट आपने क्रेडिट पे बेचा तो पैसा आया नहीं होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो आप वेंडी वर्ड यूज करेंगे, डेटर वर्ड यूज नहीं कर सकते। फिर से डेटर क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है। जैसे क्रेडिटर गुड्स और सर्विसेज के लिए था, इस तरह से यहां पर डेटर भी गुड्स और सर्विसेज के लिए है। यहां वेंडर का उल्टा क्या है, वेंडी, बायर, वेंडी टू एसेट अकाउंट। सिंपल सा पॉइंट है। हां, अब इस पॉइंट को लेकर ना एक बहुत ही लॉजिकल और बेसिक पॉइंट है। जनरली हम इस पॉइंट को इतना ध्यान नहीं देते उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप एसेट को बेचते हो तो आपको एसेट को बेचने में प्रॉफिट भी हो सकता है। अब एसेट कोई हमारे लिए गुड्स थोड़ी है जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाएगा, वहां से जीपी और एनपी निकालने में हेल्प करेगा, नहीं। ये एसेट तो वो है जो हम यूज करते थे, लेकिन किसी वजह से हम इसको बेच रहे हैं। अब एसेट को बेचने में होने वाला प्रॉफिट और लॉस रेकरिंग नेचर का हुआ या नॉन रेकरिंग नेचर का? क्योंकि अगर वो रेकरिंग नेचर का हुआ फिर तो वो आपका रेगुलर काम होता है, और रेगुलर काम आपके लिए बनता है रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अगर वो नॉन रेकरिंग नेचर का है तो फिर वो बन गया आपके लिए क्या, कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होते, वो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे आपको एक चीज और सिखानी है कि एसेट को बेचने में होने वाला प्रॉफिट और लॉस आपके लिए किस नेचर का है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा इस चीज के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए। 100 रुपए जो आपने खर्च किया तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट खरीदना आपके लिए एक नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। इसके ऊपर आप लगाते हैं डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज लगा, बचा कितना, 90। ये 10 जो लगा ये आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि हर साल लगेगा तो रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस। फिर आपने डेप्रीसिएशन फिर से लगाया 10, वैल्यू बची 80। फिर आपने डेप्रीसिएशन फिर से लगाया, वैल्यू बची 10 लगाने के बाद 70। ये आपकी WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू, बची हुई वैल्यू। अच्छा, अब अगर इसे आप बेचने निकलेंगे तो क्या लगता है 100 रुपए की चीज जो कि आप लेकर आए थे आज वो 70 रुपए की है, वो कितने की बिक जाएगी? 70 की चीज सर अगर बिक रही है 85 में, सर इसमें मुझे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट 15 रुपए रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर? अगर मैं बोलूं कि मेरे गुड्स होते फिर मैं बेच रहा हूं, फिर तो सर रेवेन्यू प्रॉफिट है, बार बार बेचते हैं। लेकिन अगर मैं एसेट बेच रहा हूं तो एसेट तो मैं बार बार नहीं बेचता, तो सर एसेट के ऊपर बेचने वाला प्रॉफिट भी क्या कैपिटल प्रॉफिट होगा? ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना, बहुत ध्यान से बताना कि ये 10 और ये 10, ये 30 रुपए आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हुई है। तो जब आप एसेट को बेचते हो ना तो अप टू 30 जो डेप्रिसिएशन आपने लगा रखा है वो 15 रुपए आपके लिए हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट है। क्या है वो आपके लिए? वो आपके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है। सर समझ नहीं आया बेटा, अब ध्यान से देखना। अगर 70 की चीज आप 110 में बेचो तो कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 40 का। बेटा इस 40 में 30 रुपए कैसा होगा? 30 रुपए होगा सर रेवेन्यू प्रॉफिट। यस, अब आप समझ गए। और 10 रुपए कैसा होगा? कैपिटल प्रॉफिट। इसका मतलब जब आप एसेट को बेचते हो तो उसमें जो डेप्रिसिएशन लगा है उस वैल्यू तक का जो भी आप कमाएंगे वो सब रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और उसके ऊपर अगर आप कुछ कमा जाएंगे तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ये कैपिटल प्रॉफिट है ये ऐसे भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? अगर आप सेल प्राइस में से कॉस्ट माइनस करते हैं। सेल प्राइस कितना था? 110, कॉस्ट क्या थी? 100, तो 10 रुपए का कैपिटल प्रॉफिट है। आई बात समझ में आपको? तो कैपिटल प्रॉफिट 10 रुपए आपका निकल सकता है अगर आपका सेल प्राइस आपकी कॉस्ट से भी ज्यादा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आप अपना रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो सेल प्राइस माइनस करेंगे WDV से, ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी ऊपर निकल रहा है
तो जो एक्सेस है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट बन सकता है। तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है, आगे जाकर बहुत काम आएगा जब आप इंटर में पहुंचेंगे, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक देने की कोशिश की है कि कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में किस तरह से कैलकुलेशन होती है। ये सब बेसिक बातें हैं, जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो आपका हर एक एक पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पास, हमने थर्ड पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया है। मैं आपके पास फोर्थ पॉइंट पे लेके जा रहा हूं आपको। फोर्थ पॉइंट है मेरा एक्सपेंसेस का। मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं, प्लीज फोकस रखिएगा इन चीजों को लेकर। एक्सपेंसेस में अब मैं 3 पार्ट में लेके जाऊंगा। एक्सपेंस ड्यू एंड पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। और जो ड्यू बट नॉट पेड है ना, उसी को एक और नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और जो पेड इन एडवांस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सारे वर्ड्स आपने पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, बस मुझे जनरेटरी सिखानी है और बेटर तरीके से बतानी है। बेटा जब एक्सपेंसेस ड्यू एंड पेड होता है, यानी कि खर्चा हुआ और आपने पे कर दिया, तो इसके डुअल एस्पेक्ट क्या है? आपका एक्सपेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज, और इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। आपने पे कर दिया तो कैश एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है। लेकिन जब यही एंट्री ड्यू बट नॉट पेड में जाती है तो थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। ऑल्दो एंट्री में आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका था, मैं अभी भी लिखूंगा, आपको अभी समझ आ जाएगी, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका अलग है। मैं चाहूंगा कि मैं आपको इसको और बेटर तरीके से बताऊं। मैं आपको इसके लिए ना एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा ध्यान से बेटा, ये है 1 अप्रैल 2019 और ये है 31 मार्च 2020, और मैंने 1 अप्रैल के दिन अपने पास एक छोटू को काम पे रखा जिसकी सैलरी 10,000 पर मंथ है, और मैंने इसको बोला बेटा आप अपनी सैलरी ना हमेशा मुझसे अप्रैल महीने काम करने के बाद अगली 7 तारीख को आप मुझसे आके लेंगे। यानी कि अगर ये मुझसे अप्रैल में काम करेगा तो ये अप्रैल की सैलरी मुझसे कब ले सकता है? ये मुझसे ले सकता है 7 मई को, यानी कि मई मंथ में। तो मई मंथ के अंदर मैं इसको 10,000 रुपये पे कर दूंगा। ऐसे करके मैंने उसे हर महीने की सैलरी पे करनी शुरू कर दी। पहले मई में पे किया, फिर कब पे किया? जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च। मैंने 7 मार्च को भी पेमेंट की है उसे। बताइए अब तक मैं उसे कितनी बार पे कर चुका हूँ? अब तक मैं उसे पे कर चुका हूँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। यानी कि मैं 10,000 इंटू 11 टाइम्स उसको पेमेंट कर चुका हूँ 11 महीने। तो अब तक मैं उसे दे चुका हूँ कितना? 1,10,000। लेकिन क्या उसने काम पूरे 11 महीने किया या 12 महीने किया? सर पूरे 12 महीने किया। तो बेटा उसकी सैलरी तो कितनी बनती थी? 10,000 इंटू 12 कितने बनती थी? 1,20,000 रुपए। बट मैंने दिया कितना उसे? 1,10,000 रुपए। अच्छा बाकी अमाउंट में उसे कब दूंगा? सर आप उसे पेमेंट करोगे 7 अप्रैल को। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब जो आखिरी का 10,000 रुपए है, एक्चुअली बनना कितना चाहिए था? 1,20,000। एक्सपेंस ड्यू कितना हुआ? 1,20,000। एक्सपेंस ड्यू के बाद एक्सपेंस पे कितना हुआ? 1,10,000। इस 1,10,000 की एंट्री क्या हो गई? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,10,000। ये एंट्री 11 बार की गई होगी, 10,000 करके मैंने एक साथ लिख दिया आपके सामने। और जो एक्सपेंस ड्यू हुआ बट नॉट पेड रह गया, एक्सपेंस ड्यू हुआ बट नॉट पेड रह गया,
कितना नॉट पेड रह गया? 10,000 रुपये खर्चा तो हुआ था, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो होगा। कितने से? 10,000 से। लेकिन अब एक वर्ड जुड़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देख लीजिए, कैश क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने पे नहीं किया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों आया? क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। और लायबिलिटी बढ़ गई है तो वो क्रेडिट बैलेंस आ गया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई गेस आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से इतना डिटेल में आपके सामने लिख दिया है कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। तो जब भी कोई खर्चा होगा तो आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई एक्सपेंस तो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से वो डेबिट होगा। दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन रहा है जो कि लायबिलिटी है, जो कि इंक्रीज होगी और इंक्रीज की वजह से वो क्या होगी? क्रेडिट। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हर एक पॉइंट को लेकर मैंने एंट्री को डिस्कस किया हुआ है। सो पॉइंट है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पॉइंट निकल के आया। अब एक थर्ड आपके सामने आ रहा है, क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस पे जाने से पहले मैं आपके इसी एग्जाम्पल को फिर से आपके सामने लेके आऊंगा। नोटिंग तो बेटा आप कभी भी वीडियो क्लोज करके या स्टॉप करके नोट कर सकते हो, पोज करके नोटिंग कर सकते हो, लेकिन मेन कंसर्न ये समझिए कि आपका क्वेश्चन किस तरह से चल रहा है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक पॉइंट लेके आता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं पहले पूछूं, 7 अप्रैल के दिन क्या एंट्री होगी? अगर मैं 7 अप्रैल के दिन इसकी एंट्री करना चाहूँ, क्योंकि देखो 31 मार्च को मैंने एंट्री कर दी होगी, ये 31 मार्च के दिन हुई है, ये एंट्री हुई है 31 मार्च के दिन, और ये एंट्री हुई है एवरी मंथ 7th डेट पे, और ये 31 मार्च को हुई है। तो 7 अप्रैल को जो अगली बार 7 अप्रैल आएगी उस दिन क्या होगा? इस दिन क्या हो रहा है? इस दिन हो रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं। ऑल्दो ये मेरे कोर्स का या मेरे इसका पॉइंट का पार्ट नहीं है जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अब हर एंट्री आपका काम है करना। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे होंगे तो सोचो डुअल एस्पेक्ट क्या होगा? आपकी लायबिलिटी कम होगी या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट। अच्छा, पैसा गया या आया? पैसा गया, कैश, डिक्रीज तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश। तो ये एक्चुअल इंपैक्ट आएगा उस चीज का। अब मैं लेकर आता हूं आपको प्रीपेड के ऊपर। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो काफी बच्चे मुझे बोलते हैं सर एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश करेंगे। तो इसका मतलब एंट्री दो तरह की हमने सुनी है, करी है, पढ़ी है, लेकिन वो दोनों में से कौन सी एंट्री कब होनी है वो सीखना है। एंट्री आपको आती है, मैं नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कब करनी है, कैसे करनी है, वो नहीं आता आपको सही से। मुझे वही सिखाना है। अगर वो आप सीख गए तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एंट्रीज का इंपैक्ट किस तरह से शो होगा। इसी के लिए मैं आपको इसी एग्जाम्पल के अंदर कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से बहुत सुनिएगा। इसमें ना आपकी पता है क्या है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आप जो कोर्स कर रहे हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, आप बनेंगे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन आपके कुछ दोस्त जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो अकाउंटेंट लग जाते हैं, शायद उनको वो नॉलेज नहीं मिल पाती जो आपके पास होती है, और उस नॉलेज की कमी की वजह से कई बार वो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, या कई बार ये गलतियां किसी से भी जनरली हो सकती हैं। मैं उसी गलती का इम्पैक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं कि उस गलती से क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं अपने इस छोटू को 11 महीने की पेमेंट दे चुका था, यानी कि 1,10,000 रुपये दे चुका था? 31 मार्च के दिन छोटू मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे ना गाँव जाना है, आज 31 तारीख है, मैंने इस महीने का काम अपना पूरा कर दिया है, आप मुझे पेमेंट कब दोगे? मैंने कहा 7 अप्रैल को। कहता सर गाँव जाना है, अर्जेंट है, आप मुझे 10,000 रुपये आज ही दे दीजिए। मुझे लगा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आप बताओ, क्या वो मुझसे एडवांस मांग रहा है? नहीं, वो मुझसे एडवांस नहीं मांग रहा। एडवांस तो वो होता जो मुझसे अप्रैल की सैलरी मांग लेता, वो तो मुझसे मार्च तक काम करने के ही पैसे मांग रहा है, जो कि एडवांस नहीं है।
तो मैंने क्या कहा, ठीक है भाई ये लो 10,000 रुपये, और उसी वक्त अकाउंटेंट ने एक एंट्री की, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये अपनी जेब में रखने के बाद छोटू बोलता है, सर 2,000 रुपये और मिलेंगे। मैं आकर, क्या लगता है वापस करेगा या काम करेगा? काम करेगा, वापस नहीं करेगा कि सर मैं आके काम कर दूंगा, अगली बार सैलरी कम दे देना मुझे। अब मैं जानता था छोटू को काफी टाइम से, तो मैंने ठीक है छोटू ये ले 2,000 रुपये और रख ले। मैंने 2,000 रुपये से दिए, अकाउंटेंट ने फिर देखा, और अकाउंटेंट ने इस बार क्या किया, उसने कहा अमाउंट चेंज कर देता हूं, एंट्री ये कर देता हूं। क्या एंट्री की? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 से और कर दी, यानी कि टोटल एंट्री कर दी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 रुपये से। और आप समझ रहे हो कि मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यही है, क्या ये एंट्री 12,000 से होनी भी चाहिए थी? ये एंट्री 12 से नहीं होनी चाहिए थी, एक्सपेंस की एंट्री 10 से बननी थी। तो 2,000 की एंट्री किस चीज से होनी चाहिए थी? प्रीपेड एक्सपेंस से। एक्चुअली में एंट्री होनी चाहिए थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 जो मार्च मंथ का जा रहा था, और जो उसने 2,000 एक्स्ट्रा एडवांस मांगा उसकी एंट्री होनी चाहिए थी प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, कितने से? 2,000 से। बात समझ में आई आपको? तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश होती 2,000 से, लेकिन ये तो किया नहीं अकाउंटेंट ने, ये थोड़ी किया, अकाउंटेंट ने तो ये कर दिया। और जब ये किया तो मुझे इसको बेसिकली गलत किया, इस गलती को ठीक करने के लिए। अब आप ध्यान सुनना, अभी तक अगर मैं आपके एग्जांपल की बात करूं तो आपने 1,10,000 ये डेबिट कर दिया, 12 ये कर दिया, टोटल कितना डेबिट कर दिया? 1,22,000। डेबिट होना कितना चाहिए था? 1,20,000। तो कितना ज्यादा डेबिट हुआ? 2,000। तो उस 2,000 को मैं क्या करूंगा? रिवर्स टू एक्सपेंस। आपसे क्या बोला था? एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। डिक्रीज कर क्यों रहा हूं? क्योंकि गलत कर दिया है। करना था 1,20,000 से डेबिट, कर दिया 1,22,000 से डेबिट, तो 2,000 जो गलत डेबिट कर दिया है उस 2,000 को क्रेडिट करके रिवर्स कर रहा हूं। और जो क्रेडिट करके रिवर्स कर रहा हूं 2,000 से, उसके बाद ऊपर क्या लेकर आऊंगा? प्रीपेड एक्सपेंस। से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एंट्री दोनों ही सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन जो ये वाली है ये एडजस्टमेंट एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है? ये एडजस्टमेंट एंट्री है। और ये कौन सी एंट्री है? ये नॉर्मल एंट्री है जो सही तरह से होनी चाहिए थी। अगर अकाउंटेंट गलती करेगा तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर अकाउंटेंट गलती करेगा ही नहीं तो वो नॉर्मल एंट्री से काम चलाएगा ना। तो इसका मतलब सर ऊपर अगर हम जाएं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम बोलेंगे एक तो क्या कि सर एक तो होती है नॉर्मल एंट्री और एक होती है कौन सी? एडजस्टमेंट एंट्री। नॉर्मल एंट्री में क्या एंट्री करते हैं? नॉर्मल एंट्री करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, और एडजस्टमेंट एंट्री में क्या एंट्री करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिए आपके सामने है, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कराया है ताकि ये बात आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए आपको कि भाई एंट्री कब कौन सी कहाँ करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी और समझनी कि भाई आपके पास इस एंट्री का बेसिक क्या है। चैप्टर मेरा स्टार्ट हो चुका है, ये सारी एंट्रियाँ हैं जो गलतियाँ हैं जो रेक्टिफिकेशन में आप सीखने वाले हो। तो हम तो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर चल रहा है, और मैं आपको गलतियाँ करके भी दिखा रहा हूँ और गलतियों को रेक्टिफाई करके भी दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह से कौन कौन सी एंट्री में इंपैक्ट आएगा। तो ये पूरा का पूरा बेसिक इसी तरह से बनाया गया है। अब मैं आगे मूव करता हूं, मेरा अगला पॉइंट चलेगा। मैंने अब तक आपके साथ 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया, मेरा 5th पॉइंट आ रहा है आपके सामने, अब है इनकम का। नाउ इनकम की बात करेंगे। इनकम को लेके बेटा फिर से 3 पॉइंट है, जिस तरह से एक्सपेंस को लेकर थे बिल्कुल वैसे ही 3 पॉइंट है। इनकम अर्न्ड एंड
received income earned but not received, income received in advance. अब इनकम अर्न एंड रिसीव्ड, ध्यान सुनिएगा, मैं इनकम को लेकर बहुत डिटेल में कुछ बातें करने वाला हूँ अगले आने वाली 20-25 मिनट जो भी होंगे क्लास के बचे हुए, उसके अंदर आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों के ऊपर। बेटा इनकम अर्न एंड रिसीव्ड, इनकम कमाई और पैसा मिल भी गया। पैसा मिल गया इसका मतलब आपके लिए कैश इंक्रीज होगा, उसको डेबिट करेंगे, और इनकम भी इंक्रीज हो रही है, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एक्चुअली में क्या एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब वो इनकम कोई रेंट रिसीव हो सकता है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल इनकम लिखेंगे। लेकिन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको एक्चुअली में कुछ लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम, मैं बोलना चाहूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम, और इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। सर आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जैसे एक्सपेंस था, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। सर फिर अक्रूड इनकम क्या होता है? बेटा अक्रूड इनकम अलग होती है। सर हमें तो यही सिखाया गया अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम सेम होती है। नहीं, आपने मोस्टली इनकम को लेकर हमेशा अक्रूड इनकम वर्ड ही यूज किया है और वहां पे यही सिखाया है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। लेकिन इसके बीच में एक चीज और है जो है अक्रूवल। अक्रूड इनकम क्या है, कैसे है, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा तो पूरा तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पहले एक रेंट का एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग इनकम समझ में आएगी। ध्यान सुनना बेटा, फिर से आपके सामने वही है 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। आपने अपनी एक प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी रेंट पे दी 10,000 रुपए। ये रेंट आपको मंथ एंड पे मिल जाता है, यानी कि हर 30 अप्रैल को मिल जाता है। तो 30 अप्रैल को आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड 10,000। ऐसे करके आप एंट्री कब कर रहे हो? अप्रैल में कर रहे हो, मई में कर रहे हो, जून में कर रहे हो, जुलाई में कर रहे हो, अगस्त में कर रहे हो, सितंबर में कर रहे हो, अक्टूबर में कर रहे हो, नवंबर कर रहे हो, दिसंबर कर रहे हो, जनवरी कर रहे हो, फरवरी कर रहे हो। अब तक कितनी बार कर चुके हो? अब तक आप कर चुके हो 10,000 इंटू 11 बार, 1,10,000। और एंट्री कितनी बार की एंट्री हो चुकी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 1,10,000 से। अच्छा, अब चल रहा महीना कौन सा? मार्च का। मार्च के 31 तारीख को भी एक एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, लेकिन पैसा आया 7 तारीख को। क्या आपसे एक सवाल है सिंपल सा, क्या आपका इस पीरियड में आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, आपने किराए पे दी हुई थी? यस। क्या इस पीरियड में आपने रेंट कमाया है? द आंसर इज यस, रेंट अर्न। बट क्या रिसीव हुआ? नहीं, रिसीव नहीं हुआ। तो आप क्या बोलेंगे? आप 31 मार्च को बोलेंगे कि भाई मैंने रेंट अर्न तो किया बट नॉट रिसीव्ड है। इसी चीज को मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग इनकम। और ये पैसा मिलना है तो आपके लिए बन जाएगा एक एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो आप बोलते हैं एंट्री आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट टू इनकम। अब इनकम में रेंट लगाओ, इंटरेस्ट लगाओ, वो आपकी मर्जी है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल देगा उसके अकॉर्डिंग।
तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब आपने कमाया बट आपको मिला नहीं, तो यहां पर एंट्री बनी आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो सर फिर ये अक्रूड क्या होता है? एक और पॉइंट भी है, अक्रूड इनकम। ये कौन सा था आपका? आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आ रहा है आपके पास अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम को समझेंगे ध्यान से बहुत। इसके लिए मुझे एक और एग्जांपल देना होगा आपको। अक्रूड इनकम का एग्जांपल कुछ इस तरह से, ध्यान सुनना। 1 अप्रैल 2019 लोन गिवन, आपने किसी को लोन दिया 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 12% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? पहले मिलेगा 30 जून के दिन, फिर मिलेगा 31 दिसंबर के दिन, फिर बीच में आएगी 31 मार्च और फिर मिलेगा 30 जून के दिन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? यहां से यहां तक का। इस इंटरेस्ट के लिए वर्किंग करी जाएगी 1 लाख के ऊपर 12% 3 मंथ्स के लिए। ये बना 3000 रुपये और पैसा आपको मिल भी गया। क्या एंट्री करी आपने? कैश डेबिट टू इंटरेस्ट 3000। अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगला इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर के दिन। इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी? 1 लाख के ऊपर 12%, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख के ऊपर 12% 6 महीने के लिए, ये बन गया आपका 6000 रुपये। और एंट्री बन गई कैश डेबिट टू इंटरेस्ट। कैश डेबिट टू इंटरेस्ट कितने से? 6000 रुपये से। तो ये कैश डेबिट टू इंटरेस्ट 6000 करके अब तक आप 9 महीने की इनकम को बुक कर चुके हो। बट अब आपके लिए मेरा एक सवाल है कि अगला इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? क्या 31 मार्च को मिलेगा या 30 जून को मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को, क्योंकि इंटरेस्ट की ड्यू डेट जो है वो 30 जून है, यानी कि यहां से यहां। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बीच में एक डेट आ रही है जो कि ईयर एंड है। अब आप मुझे बहुत ध्यान से बताएंगे, क्या इस पीरियड में आपने लोन दिया हुआ है? द आंसर इज यस। क्या आपने इस पीरियड में इंटरेस्ट कमाना है, इंटरेस्ट अर्न करना है? यस। लेकिन क्या इस डेट पर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब आप इस पीरियड में इंटरेस्ट क्या कर रहे हो? अर्न कर रहे हो, बट नॉट ड्यू है। कमाया तो है बट मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी ड्यू डेट नहीं आई। इंटरेस्ट कब मिलने की बात आती है? जिस दिन वो ड्यू होता है। तो जब तक वो ड्यू नहीं होता, वो इंटरेस्ट अर्न तो हो रहा है, आप कमा तो रहे हो, लेकिन मिलने का राइट नहीं है। और इसी चीज को बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट ड्यू। अच्छा, अगर वो ड्यू हो जाए और उसके बाद ना मिले तो फिर वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। तो जो पिछला रेंट वाला एग्जांपल था, उसमें आपका 31 मार्च के दिन रेंट ड्यू हो गया था मिलने के लिए। उससे पहले कोई भी दिन बोलोगे ना, तो मैं ये बोलूंगा कि अक्रूड रेंट है। मिलना, अर्न कर चुके हो, कमा चुके हो, लेकिन मिलेगा नहीं आपको। तो आपके लिए अक्रूड इंटरेस्ट, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्रूड इंटरेस्ट क्या बनेगा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम या टू इंटरेस्ट, इस तरह से। तो समझना यह है कि आपके लिए वो इनकम जो आपने कमाई बट अभी मिल नहीं सकती, वो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से या अक्रूड इनकम के नाम से आएगी। और जब एक्चुअली में, अब बहुत ध्यान सुनना, जब 30 जून के दिन एक्चुअली में आपको पैसा मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फिर आप क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट और टू अक्रूड इंटरेस्ट। ये है 6000,
3000, बताओगे 3000 कौन से पीरियड का है? ये 3000 है इस पीरियड का। और यहां पर भी कितना आएगा? 3000। ये 3000 कौन से वाला? ये 3000 है ये वाली एंट्री का, जो आपका 1 लाख के ऊपर 12% 3 महीने के लिए है। ये वाला है इस पीरियड का। तो मिलेंगे तभी जब आपका एक्चुअली इंटरेस्ट डेट आएगी। उससे पहले सिर्फ आप अर्न कर रहे हो। अगर ड्यू हो गया है तो वो आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ड्यू नहीं हुआ है तो वो अक्रूवल के पार्ट में रहेगा। तो इस एंट्री के अंदर अब मैं क्या लिख सकता हूं, जो आपके सामने मैं लेके चल रहा था कॉन्सेप्ट वाइज। अक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न्ड बट नॉट ड्यू, जिसके लिए लिखा जाएगा अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। आई बात समझ? तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग कब यूज करना है और अक्रूड कब यूज करना है, इसके लिए आपको एक मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी आपकी ड्यू डेट 31 मार्च के अलावा कोई और है, यानी कि अगर ईयर एंड डेट और इंटरेस्ट डेट अलग अलग हैं तो हमेशा अक्रूवल आएगा। इंटरेस्ट डेट और ईयर एंड डेट सेम है तो कभी भी अक्रूवल वाली बातें होंगी ही नहीं। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा इनकी बातें होंगी कि ये अक्रूवल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, अक्रूवल का कॉन्सेप्ट कब बनता है? जब इंटरेस्ट डेट और ईयर एंड डेट अलग अलग है। ना अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इनकम अर्न बट नॉट रिसीव वाला पार्ट पूरा हो गया। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात करता हूं। इनकम रिसीव्ड एडवांस, जिस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात थी, बिल्कुल से उसी की बात यहां पर भी है। इसमें भी दो तरह से एंट्री होती है, एक नॉर्मल एंट्री और एक आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। अगर आपको कोई भी पैसा एडवांस मिलता है जो कि आपकी इनकम नहीं है, फ्यूचर में इनकम बनेगा, तो उसको भी आप दो तरह से शो कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल एंट्री के थ्रू। नॉर्मल एंट्री क्या बोलेगी कि आप कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और दूसरा जो आप बात करेंगे वो क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। अगर आपने पहले इनकम रिसीव्ड एडवांस बुक ना करके इनकम बुक करी होगी, फिर से बोलता हूं, अगर आपने पहले इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बुक ना करके गलती से इनकम बुक की होगी, तो आज उस इनकम को रिवर्स करना होगा और फिर यह एंट्री बन जाएगी इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देख लीजिए, समझ पा रहे हैं आप? तो आपके सामने एक्सपेंसेस में भी प्रीपेड में पॉइंट आया था और इनकम में भी अनअर्न इनकम में पॉइंट आया है। इसी के बेसिस पर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि नॉर्मल एंट्री कैसे होती है और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, और हमने उसी के अकॉर्डिंग एंट्रीज को ड्राफ्ट किया है। डेबिट क्रेडिट तो वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब बस आपको समझना क्या है कि रिकॉर्डिंग में डेबिट और क्रेडिट कैसे आ रहा है। ये कैश डेबिट हुआ क्योंकि सही तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो, पैसा आ रहा है, लेकिन एडवांस है, और एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए हमने टू इनकम रिसीव्ड एडवांस लिखा हुआ है। और अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट एंट्री की, तो एडजस्टमेंट एंट्री इनकम को कम करेगी क्योंकि आपने पहले गलत इनकम को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इनकम को डेबिट कर दिया और टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कर दिया। आई गेस आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने अपने पास इनकम वाले पॉइंट को भी कवर कर लिया है। मेरे पास 5 पॉइंट कवर हो गए हैं। मैं अब अपने पास 6 पॉइंट को लेकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अंदर अगर देखा जाए तो मैंने कम से कम ना करते हुए 15 से 20 एंट्रीज को कवर कर लिया अब तक। कुछ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स अब और डिस्कस करने हैं मुझे। 6 पॉइंट है आपके पास। बैड डेट्स का। अब बैड डेट्स को लेकर हम बोलते हैं जो कि हमारा कौन सा अमाउंट है? इररिकवरेबल अमाउंट है, बेसिकली नॉन रिकवरेबल, जो पैसा हमें नहीं मिल पाएगा। मैंने अपने गुड्स या सर्विसेज किसी को दी, गुड्स बेचे या सर्विसेज किसी को दी,
और वो पर्सन अगर मेरे पैसे ना दे तो वो अमाउंट मेरे लिए बन जाता है इररिकवरेबल अमाउंट, दैट इज बैड डेट्स। और इस केस में आकर, इस सिचुएशन में आकर मुझे उनके लिए कुछ जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अगर मेरा सारा पैसा डूब जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी से 10,000 रुपये लेने और वो सारे डूब जाएं, तो मैं उसे बोलता हूं कंप्लीट बैड डेट्स। और अगर कुछ पैसा मिल सकता है तो मैं बोलता हूं उसे पार्शियल बैड डेट्स। तो कंप्लीट बैड डेट्स, पार्शियल बैड डेट्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट रहते हैं। कंप्लीट बैड डेट्स का मतलब आपको 10,000 रुपये लेने थे, 10 के 10 डूब गए, तो अब आप डुअल एस्पेक्ट सोचिए। अगर आपको किसी से 10,000 रुपये लेने हैं और 10 के 10 अगर डूब जाते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस अगर हुआ तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। पैसा लेना किससे था, डेटर से। डेटर कम हो गए, डेटर होते क्या है, एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो क्या लिखा जाएगा, टू डेटर्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और यहां पर आपके पास है क्या, पार्शियल बैड डेट्स। पार्शियल बैड डेट्स, पार्शियल बैड डेट्स का मतलब जहां पे कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपये मिलने थे, 10,000 में से आपको 6,000 मिल गए। तो जब आपको 6,000 मिल गए तो उस 6,000 की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया तो 6,000 रुपये डेबिट। उसके बाद जो पैसा नहीं मिल पाया, जो कि आपका नुकसान बन गया, एक्सपेंस बन गया, तो वो डेबिट टू। अब आप लिखेंगे यहां पर डेटर्स 10,000 से। यहां का पूरा 10,000 डूबा था और यहां पर जितना डूबा उतना ही लिखा जाएगा। अच्छा, इस चीज को लेकर ना कुछ क्वेश्चन कहता है कि आपको 60 पैसा इन अ रूपी रिकवर होगा, यानी कि 1 रुपये में 60 पैसा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, आपको 60 पैसे मिलेंगे, यानी कि 60% मिलेगा। तो जब कोई 60 पैसा बोल रहा है तो इसका मतलब वो 60% बोलना चाह रहा है। इसका मतलब अगर आपको 1 रुपया लेना है तो वो आपको 60 पैसा देगा। अगर आपको 10 रुपये लेने हैं तो वो आपको 6 रुपये देगा। अगर आपको 100 रुपये लेने हैं तो वो आपको 60 रुपये देगा। और अगर आपको 1000 लेना है तो वो आपको 600 देगा। और अगर आपको 10,000 लेना है तो वो आपको 6,000 देगा। तो जितना पैसा वर्ड लिखा होगा उतना ही पैसे को पैसा ना पढ़कर आप परसेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और परसेंटेज भी 100 के अकॉर्डिंग होती है। तो 1 का 60, इसका मतलब 60%, 60 पैसा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग है। हाँ, इन दोनों चीज़ों को लेकर एक और अच्छा पॉइंट है कि जो भी आपने ये बैड डेट्स रिकॉर्ड किए हैं, ये बैड डेट्स रिकॉर्ड कब होते हैं। जनरली लोग अपनी बुक्स में बैड डेट्स इजीली रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उनको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक आप उन्हें प्रूफ नहीं कर सकते तब तक आप उन्हें अपनी बुक्स में बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और जब आप अपनी बुक्स में बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसके लिए एक रीज़न देना पड़ेगा कि ये बैड डेट्स किस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। और अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि बैड डेट्स किस वजह से रिकॉर्ड हुए हैं। तो अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा पॉइंट लेता हूं बैड डेट्स के रिगार्डिंग। अगर आपका बैड डेट्स का पैसा, ध्यान सुनिएगा, आपने एक पर्सन एक्स को 10,000 के गुड्स बेचे, तो आपने एक एंट्री की होगी एक्स डेबिट टू सेल्स। कैश में नहीं है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, तभी तो बैड डेट्स की बातें आएंगी। कैश ट्रांजैक्शन में बैड डेट्स की बातें ही क्यों आएंगी। तो एक्स टू सेल्स कितने से किया, 10,000 से। अगर एक्स आपके पैसे दे देता है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। लेकिन एक्स आपको एक प्रूफ दिखाया, जी मैं हो गया हूं इंसॉल्वेंट और मैं आपके पैसे नहीं दे सकता, तो आप एक एंट्री करेंगे बैड डेट्स डेबिट टू एक्स। कितने से, 10,000 से। अब दो चीजें हैं, ये 31 मार्च, अगर x 31 मार्च से पहले अर्लियर, मैं और बेटर तरीके से लिखूं, अगर x बिफोर 31 मार्च पेमेंट कर दे तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। लेकिन अगर x 31 मार्च के बाद पेमेंट करे तो फिर मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट्स रिकवर। ऐसा क्यों? क्योंकि 31 मार्च वो डेट है जिस दिन अकाउंट क्लोज होते हैं। अगर आपने 31 मार्च से पहले ही एक्स से पैसे ले लिए हैं तो इसका मतलब आपका बैड डेट्स का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ होगा। तो आपको बैड डेट्स अकाउंट को खत्म करने के लिए 10,000 रुपये रिसीव करने होंगे और 10,000 रिसीव करते ही बैड डेट्स अकाउंट खत्म होगा। खत्म होने का मतलब अब बैड डेट्स नाम की कोई चीज ही नहीं रही। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद पैसा मिला तो बैड डेट्स एक्सपेंस बुक हो गया और नेक्स्ट ईयर में जब नेक्स्ट ईयर में पैसा आया तो नेक्स्ट ईयर में वो फिर आपके लिए बैड डेट्स का पैसा नहीं आया, वो बैड डेट्स रिकवर का पैसा आया। जनरली हमेशा हमारे कोर्स में या हमारे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में जब भी बैड डेट्स रिकवर की बात होती है तो हम यही मानते हैं कि पैसा नेक्स्ट ईयर में रिकवर हो रहा है। तो मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं एंट्री बनाऊं तो हमारे लिए एंट्री बनती है बैड डेट्स रिकवर्ड के लिए। हम पैसा आया है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर 10,000 रुपये या जो भी अमाउंट आया 4,000 रुपये, जो भी एग्जाम्पल होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 10,000 या 4,000 की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया साथ साथ कि अगर 31 मार्च यानी कि अकाउंट क्लोज होने से पहले पैसा आ जाए तो आप नॉर्मल कैश टू बैड डेट्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए उससे पहले पैसा आ जाए, मान लीजिए अगर यहाँ पैसा आ जाए तो फिर क्या एंट्री होगी? फिर तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो यानी कि स्टेजेस बन गई। बैड डेट्स होने से पहले पैसा आया तो कैश टू एक्स, अकाउंट क्लोज होने से पहले पैसा आया और आप बैड डेट्स रिकॉर्ड कर चुके थे तो कैश टू बैड डेट्स, और अगर नेक्स्ट ईयर में पैसा आया जिसमें आप बैड डेट्स को क्लोज कर चुके थे तो फिर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। हमारा जो अकाउंट्स का लेवल कवर करता है वो हमेशा ये वाला पार्ट कवर करता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर एंट्री की जाए, क्योंकि इसके अंदर हम हमेशा मोस्टली ये करते हैं कि बैड डेट्स की एंट्री हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और उसको अकाउंट को क्लोज भी कर चुके होते हैं, इसलिए हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर ही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। आई बात आपको समझ में? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं अभी तक हमारे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि हम अपनी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से शो करते हैं। सो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बेसिक से पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। ऑल्दो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ लेकिन मैं कुछ बातें आपको हिंट की तरह बता के जाना चाहूँगा आज कि हमारा जो चैप्टर होगा पहला वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का होगा, और जो हमारी 11th क्लास चैप्टर था ये वाला, उसके अंदर आपने कुछ एरर्स के नाम सुने हुए हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। वो 4 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा हम और लेवल को आगे लेके जाएंगे। और जो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में और कुछ नहीं, ये आपके वो पॉइंट्स थे जो आपको जर्नल एंट्री करते तो आपको मिलेंगे। मैं एक पहले पॉइंट को बोलूँ, एरर ऑफ ओमिशन को। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या कि आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा। तो जो हमने ये सीखा ये एक्चुअली में रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं हम। मैंने अभी तक आपके साथ इन 2 क्लासेस के अंदर कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सिखाया है। आगे आने वाली हमारी क्लासेस के अंदर भी यही होगा कि हम उन क्लासेस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी रेक्टिफिकेशन एरर चैप्टर लिखकर मैं नाम नहीं स्टार्ट कराऊंगा, मैं आपको पहले पूरा बेसिक कराऊंगा, उसके बाद ही इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो फिर आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, अपने आगे वाली क्लासेस के अंदर हम आगे शुरू करेंगे। सो जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।